क्या वाशिंगटन, तेहरान और मस्कट के बीच एक ऐसी एक्सप्लोसिव डील रेडी हो चुकी है जिसने मिडिल ईस्ट की पूरी जियोपॉलिटिक्स को हिला कर रख दिया है? क्या डोनाल्ड ट्रंप की मिलिट्री एस्केलेशन और मैक्सिमम प्रेशर की स्ट्रैटेजी ईरान के आगे फीकी पड़ गई है और अब डोनाल्ड ट्रंप को ही हाथ जोड़कर सीजफायर की भीख मांगनी पड़ी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को अपनी शर्त पर खोलकर अमेरिका को एक ऐसा स्ट्रैटेजिक सेटबैक दिया है जो ग्लोबल ऑयल मार्केट्स और सुपर पावर डोमिनेंस के इतिहास में याद रखा जाएगा कि कैसे ईरान की शर्तों के आगे अमेरिका झुक गया था? आज हम बात कर रहे हैं उस 60 डे इंटरिम होर्मुज डील की जिसकी तैयारी पिछले कुछ दिनों से पर्दे के पीछे चल रही थी और अब इसकी इनसाइड डिटेल्स सामने आ चुकी हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया का सबसे जरूरी ऑयल चोक पॉइंट, जहां से दुनिया के करीब 1/4 से ज्यादा क्रूड ऑयल और एलएनजी गुजरता है। पिछले कुछ महीनों से ईरान और यूएस के बीच मिलिट्री क्लैश और ट्रेड ब्लॉकेड शुरू होने के बाद यह पूरा इलाका एक न्यूक्लियर पाउडर केक बना हुआ था। वॉशिंगटन बार बार धमकी दे रहा था कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को कमर्शियल शिपिंग के लिए तुरंत नहीं खोला तो अमेरिका ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हार्ड स्ट्राइक करेगा। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनी, फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची और आईआरजीसी ने अमेरिका के किसी भी दबाव को मानने से साफ इनकार कर दिया। रिजल्ट ये निकला कि यूएस को बैकफुट पर आना पड़ा। अमेरिका को समझ आ गया कि ईरान पर मिलिट्री एक्शन का मतलब होगा ग्लोबल ऑयल प्राइसेस का $150 से $200 पर बैरल तक पहुंच जाना और यूएस इकोनॉमी के साथ साथ बाकी दुनिया की इकोनॉमी का भी क्रैश होना। इसीलिए वॉशिंगटन को ओमान, कतर, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के जरिए तेहरान के आगे नेगोशिएशन टेबल पर आना ही पड़ा। अब बात करते हैं इस डील के अंदर के उन एक्सप्लोसिव फैक्ट्स की जिससे यह साफ पता चलता है कि ईरान ने इस डील में सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक और स्ट्रैटेजिक जीत हासिल की है। इस डील का सबसे बड़ा और शॉकिंग एस्पेक्ट है ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान। पुराने मैरिटाइम रूट्स के मुताबिक पर्शियन गल्फ में आने और जाने वाले जहाज ओमानी और इंटरनेशनल वाटर्स का इस्तेमाल करते थे, लेकिन इस नए 60 डे इंटरिम डील के तहत वो इनबाउंड ट्रैफिक का इस्तेमाल करेंगे। जो भी कमर्शियल वेसल्स पर्शियन गल्फ के अंदर दाखिल होंगे उन्हें ईरान के टेरिटोरियल वाटर्स यानी ईरान के नदन कॉरिडोर से होकर गुजरना होगा। इसका सीधा मतलब यह है कि पर्शियन गल्फ में दाखिल होने वाले हर एक जहाज पर ईरान की आईआरजीसी नेवी का डायरेक्ट कंट्रोल और रडार ओवरसाइट रहेगा। ईरान ने बिना कोई फॉर्मल वॉर जीते स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के सबसे क्रूशियल ट्रांजिट लाने पर अपना सॉवरेन डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर दिया है। अब भैया जो जहाज पर्शियन गल्फ से बाहर अरेबियन सी की तरफ निकलेंगे वो अमानी वाटर्स के साउथ कॉरिडोर से गुजरेंगे, लेकिन ये पूरा मूवमेंट भी ईरान की अथॉरिटीज के साथ क्लोजली कोऑर्डिनेट किया जाएगा, यानी ईरान की नजरें बनी रहेंगी। दूसरा बड़ा पॉइंट है टोल्स और ट्रांजिट फीस का। इनिशियल न्यूज में शोर मचाया गया था कि यूएस चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को हमेशा के लिए टोल फ्री कर दिया जाए, लेकिन ईरानियन लीडरशिप ने साफ कर दिया कि ईरान अपने कोस्टल सिक्योरिटी और सेफ नेविगेशन सर्विसेज के बदले में फीस लेगा। इस 60 डे के टेस्टिंग फेज के दौरान फिलहाल कोई टोल फी नहीं ली जाएगी ताकि टेम्पररी अरेंजमेंट टेस्ट हो सके, लेकिन ईरान ने क्लियर कर दिया है कि 60 दिन के बाद हम एक परमानेंट फ्रेमवर्क नेगोशिएट करते वक्त ईरान की लीगल राइट्स और कॉस्ट रिकवरी फीस टेबल पर होंगी। मतलब होर्मुज से गुजरने वाले हर एक जहाज को ईरान को पैसा देना पड़ेगा। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट है नेवल माइंस क्लियरिंग ऑपरेशन। सेंट्रल चैनल में जो माइंस बैठाए गए हैं उन्हें अगले 30 दिनों के अंदर क्लियर किया जाएगा। एक बार जब मिडिल लेन क्लियर हो जाएगी तब 2 वे ट्रैफिक के लिए परमानेंट अरेंजमेंट बनाया जाएगा जिसमें ईरान एक सीनियर पार्टनर की तरह रूल डिक्टेट करेगा। इस डील को फाइनल शेप देने के लिए डिप्लोमेटिक कॉरिडोर्स में क्या हुआ? यूएस स्पेशल एनवॉय स्टेट विटकॉफ को पर्सनली ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची और ओमान के फॉरेन मिनिस्टर बादर बुसैदी ने डायरेक्टली और इनडायरेक्ट राउंड सब कुछ किया। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ दिन पहले तक लॉक्ड एंड लोडेड की बात कर रहे थे, तबाही की बात कर रहे थे, बोल रहे थे कि ईरान को मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन अब उन्होंने अपने रीजनल एलाई सऊदी अरेबिया, कतर और यूएई के कहने पर स्ट्राइक्स को भी रोक दिया है और यहाँ डील के लिए गिड़गिड़ा भी रहे हैं।
रीजनल गल्फ मोनार्कीज को पता था कि अगर ईरान ने होर्मुज को पूरी तरह से सील कर दिया या वॉर एस्केलेट हुई तो यूएस उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन दर्शकों, ईरान में इस डील को लेकर टॉप लेवल क्लियरेंसेस कैसे मिली? अब्बास अराक्ची ने वीकेंड पर इस प्रपोजल पर ड्राफ्ट एग्री किया, लेकिन ईरान की मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप ने तब तक हाँ नहीं कहा जब तक यूएस ने ईरानियन टर्म्स को एक्सेप्ट नहीं किया। फाइनल क्लियरेंस सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामिनी ने दी, जिसके बाद ही ट्यूसडे को अप्रूवल कंफर्म हो गया। वेस्टर्न मीडिया इस डील को एक पीस ब्रेक थ्रू की तरह दिखा रही है, लेकिन जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट और इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स इसे ईरान की स्ट्रैटेजिक लेवरेज की जीत मान रहे हैं और मान रहे हैं कि कैसे ईरान ने यूएस को झुका दिया। ईरान ने दिखा दिया कि पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का चोक पॉइंट यूएस नेवी या एयरक्राफ्ट कैरियर्स के अंदर नहीं बल्कि आईआरजीसी के कंट्रोल में आता है। अमेरिका की मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी को लैप्स हो चुकी है। वॉशिंगटन को पता है कि 60 डे पीरियड के बाद अगर फाइनल डील नहीं बनती तो ईरान के पास दोबारा रूट ब्लॉक करने का ऑप्शन खुला हुआ है। ईरान ने बिना सैंक्शन रिलीफ कमिटमेंट्स को कॉम्प्रोमाइज किए हुए इंटरनेशनल शिपिंग को अपनी शर्तों पर ईरानियन वाटर से गुजरने पर मजबूर कर दिया है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अब इस 60 दिन के इंटरिम अरेंजमेंट को आने वाले दिनों में अनाउंस करके अपनी जनता को यह दिखाने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने ऑयल क्राइसिस सॉल्व कर दिया। लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि तेहरान ने वॉशिंगटन को यह मैसेज दे दिया है कि पर्शियन गल्फ में बिना ईरान की परमिशन के 1 लीटर तेल भी हिल नहीं सकता है। अगले 60 दिन ग्लोबल डिप्लोमेसी और एनर्जी मार्केट्स के लिए बहुत क्रूशल होने वाले हैं। अब क्या यूएस परमानेंट नेगोशिएशंस में ईरान की सॉवरेनिटी और फी डिमांड्स को एक्सेप्ट करेगा या फिर तेहरान एक बार फिर से अपर हैंड दिखाएगा? क्या वॉशिंगटन, तेहरान और मस्कट के बीच एक ऐसी एक्सप्लोसिव डील रेडी हो चुकी है जिसने मिडिल ईस्ट की पूरी जियोपॉलिटिक्स को हिला कर रख दिया है? क्या डोनाल्ड ट्रंप की मिलिट्री एस्केलेशन और मैक्सिमम प्रेशर की स्ट्रैटेजी ईरान के आगे फीकी पड़ गई है और अब डोनाल्ड ट्रंप को ही हाथ जोड़कर सीज़फायर की भीख मांगनी पड़ी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को अपनी शर्त पर खोलकर अमेरिका को एक ऐसा स्ट्रैटेजिक सेटबैक दिया है जो ग्लोबल ऑयल मार्केट्स और सुपर पावर डोमिनेंस के इतिहास में याद रखा जाएगा कि कैसे ईरान की शर्तों के आगे अमेरिका झुक गया था? आज हम बात कर रहे हैं उस 60 डे इंटरिम होर्मुज डील की जिसकी तैयारी पिछले कुछ दिनों से पर्दे के पीछे चल रही थी और अब इसकी इनसाइड डिटेल सामने आ चुकी है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया का सबसे जरूरी ऑयल चोक पॉइंट, जहां से दुनिया के करीब 1/4 से ज्यादा क्रूड ऑयल और एलएनजी गुजरता है। पिछले कुछ महीनों से ईरान और यूएस के बीच मिलिट्री क्लैश और ट्रेड ब्लॉकेड शुरू होने के बाद यह पूरा इलाका एक न्यूक्लियर पाउडर केक बना हुआ था। वॉशिंगटन बार बार धमकी दे रहा था कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को कमर्शियल शिपिंग के लिए तुरंत नहीं खोला तो अमेरिका ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हार्ड स्ट्राइक करेगा। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामिनी, फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची और आईआरजीसी ने अमेरिका के किसी भी दबाव को मानने से साफ इनकार कर दिया। रिजल्ट ये निकला कि यूएस को बैकफुट पर आना पड़ा। अमेरिका को समझ आ गया कि ईरान पर मिलिट्री एक्शन का मतलब होगा ग्लोबल ऑयल प्राइसेस का $150 से $200 पर बैरल तक पहुंच जाना और यूएस इकोनॉमी के साथ साथ बाकी दुनिया की इकोनॉमी का भी क्रैश होना। इसीलिए वॉशिंगटन को ओमान, कतर, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के जरिए तेहरान के आगे नेगोशिएशन टेबल पर आना ही पड़ा। अब बात करते हैं इस डील के अंदर के उन एक्सप्लोसिव फैक्ट्स की जिससे यह साफ पता चलता है कि ईरान ने इस डील में सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक और स्ट्रैटेजिक जीत हासिल की है। इस डील का सबसे बड़ा और शॉकिंग एस्पेक्ट है ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान। पुराने मैरिटाइम रूट्स के मुताबिक पर्शियन गल्फ में आने और जाने वाले जहाज ओमानी और इंटरनेशनल वाटर्स का इस्तेमाल करते थे, लेकिन इस नए 60 डे इंटरिम डील के तहत वो इनबाउंड ट्रैफिक का इस्तेमाल करेंगे। जो भी कमर्शियल वेसल्स पर्शियन गल्फ के अंदर दाखिल होंगे उन्हें ईरान के टेरिटोरियल वाटर्स यानी ईरान के नदन कॉरिडोर से होकर गुजरना होगा। इसका सीधा मतलब ये है कि पर्शियन गल्फ में दाखिल होने वाले हर एक जहाज पर ईरान की आईआरजीसी नेवी का डायरेक्ट कंट्रोल और रडार ओवरसाइट रहेगा। ईरान ने बिना कोई फॉर्मल वॉर जीते स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के सबसे क्रूशियल ट्रांजिट लाने पर अपना सॉवरेन डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर दिया है। अब भैया जो जहाज पर्शियन गल्फ से बाहर अरेबियन सी की तरफ निकलेंगे
वो अमानी वाटर्स के साउथ कॉरिडोर से गुजरेंगे, लेकिन ये पूरा मूवमेंट भी ईरान की अथॉरिटीज के साथ क्लोजली कोऑर्डिनेट किया जाएगा, यानी ईरान की नजरें बनी रहेंगी। दूसरा बड़ा पॉइंट है टोल्स और ट्रांजिट फीस का। इनिशियल न्यूज में शोर मचाया गया था कि यूएस चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को हमेशा के लिए टोल फ्री कर दिया जाए, लेकिन ईरानियन लीडरशिप ने साफ कर दिया कि ईरान अपने कोस्टल सिक्योरिटी और सेफ नेविगेशन सर्विसेज के बदले में फीस लेगा। इस 60 डे के टेस्टिंग फेज के दौरान फिलहाल कोई टोल फी नहीं ली जाएगी ताकि टेम्पररी अरेंजमेंट टेस्ट हो सके, लेकिन ईरान ने क्लियर कर दिया है कि 60 दिन के बाद हम एक परमानेंट फ्रेमवर्क नेगोशिएट करते वक्त ईरान की लीगल राइट्स और कॉस्ट रिकवरी फीस टेबल पर होंगी। मतलब होर्मुज से गुजरने वाले हर एक जहाज को ईरान को पैसा देना पड़ेगा। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट है नेवल माइंस क्लियरिंग ऑपरेशन। सेंट्रल चैनल में जो माइंस बैठाए गए हैं उन्हें अगले 30 दिनों के अंदर क्लियर किया जाएगा। एक बार जब मिडिल लेन क्लियर हो जाएगी तब 2-वे ट्रैफिक के लिए परमानेंट अरेंजमेंट बनाया जाएगा, जिसमें ईरान एक सीनियर पार्टनर की तरह रूल डिक्टेट करेगा। इस डील को फाइनल शेप देने के लिए डिप्लोमेटिक कॉरिडोर्स में क्या हुआ? यूएस स्पेशल एनवॉय स्टेट विटकॉफ को पर्सनली ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची और ओमान के फॉरेन मिनिस्टर बाद्र बुसैदी ने डायरेक्टली और इनडायरेक्ट राउंड सब कुछ किया। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ दिन पहले तक लॉक्ड एंड लोडेड की बात कर रहे थे, तबाही की बात कर रहे थे, बोल रहे थे कि ईरान को मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन अब उन्होंने अपने रीजनल एलाई सऊदी अरेबिया, कतर और यूएई के कहने पर स्ट्राइक्स को भी रोक दिया है और यहाँ डील के लिए गिड़गिड़ा भी रहे हैं। रीजनल गल्फ मोनार्कीज को पता था कि अगर ईरान ने होर्मुज को पूरी तरह से सील कर दिया या वॉर एस्केलेट हुई तो यूएस उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन दर्शकों, ईरान में इस डील को लेकर टॉप लेवल क्लियरेंसेस कैसे मिली? अब्बास अराक्ची ने वीकेंड पर इस प्रपोजल पर ड्राफ्ट एग्री किया, लेकिन ईरान की मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप ने तब तक हाँ नहीं कहा जब तक यूएस ने ईरानियन टर्म्स को एक्सेप्ट नहीं किया। फाइनल क्लियरेंस सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामिनी ने दी, जिसके बाद ही ट्यूसडे को अप्रूवल कंफर्म हो गया। वेस्टर्न मीडिया इस डील को एक पीस ब्रेक थ्रू की तरह दिखा रही है, लेकिन जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट और इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स इसे ईरान की स्ट्रैटेजिक लेवरेज की जीत मान रहे हैं और मान रहे हैं कि कैसे ईरान ने यूएस को झुका दिया। ईरान ने दिखा दिया कि पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का चोक पॉइंट यूएस नेवी या एयरक्राफ्ट कैरियर्स के अंदर नहीं बल्कि आईआरजीसी के कंट्रोल में आता है। अमेरिका की मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी कोलैप्स हो चुकी है। वॉशिंगटन को पता है कि 60 डे पीरियड के बाद अगर फाइनल डील नहीं बनती तो ईरान के पास दोबारा रूट ब्लॉक करने का ऑप्शन खुला हुआ है। ईरान ने बिना सैंक्शन रिलीफ कमिटमेंट्स को कॉम्प्रोमाइज किए हुए इंटरनेशनल शिपिंग को अपनी शर्तों पर ईरानियन वाटर से गुजरने पर मजबूर कर दिया है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अब इस 60 दिन के इंटरिम अरेंजमेंट को आने वाले दिनों में अनाउंस करके अपनी जनता को ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने ऑयल क्राइसिस सॉल्व कर दिया। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि तेहरान ने वॉशिंगटन को ये मैसेज दे दिया है कि पर्शियन गल्फ में बिना ईरान की परमिशन के 1 लीटर तेल भी हिल नहीं सकता है। अगले 60 दिन ग्लोबल डिप्लोमेसी और एनर्जी मार्केट्स के लिए बहुत क्रूशल होने वाले हैं। अब क्या यूएस परमानेंट नेगोशिएशंस में ईरान की सॉवरेनिटी और फी डिमांड्स को एक्सेप्ट करेगा या फिर तेहरान एक बार फिर से अपर हैंड दिखाएगा? क्या सुपर पावर अमेरिका को आखिरकार ईरान के सामने झुककर डिप्लोमेटिक रास्ता अपनाने पर मजबूर कर दिया गया है? क्या वॉशिंगटन के स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में सडनली डी एस्केलेशन और डायलॉग की तरफ बढ़ने किसी स्ट्रैटेजिक गुडविल का हिस्सा है, या फिर असलियत यह है कि ईरान के रिलेंटलेस रेजिस्टेंस और स्ट्रैटेजिक इंड्योरेंस ने यूएस मिलिट्री की कैपेबिलिटीज को उनकी लिमिट्स तक पहुंचा दिया है? यूएस का खजाना और उनका मिसाइल स्टॉक खाली हो गया है, इसलिए अब इस जंग से हाथ जोड़कर वो भागना चाहते हैं। ये सारे वो सवाल हैं जो आज ग्लोबल डिफेंस सर्कल्स में गूंज रहे हैं और अमेरिका की बेइज्जती कर रहे हैं। दर्शकों, ईरान के खिलाफ पिछले 5 महीने से चल रही इस इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट में एक ऐसा डिसाइसिव टर्न आया है जिसने दुनिया को यह दिखा दिया है कि सिर्फ मिलिट्री साइज और एडवांस टेक्नोलॉजी से महंगी मिसाइल से जंग नहीं जीती जाती। एक तरफ
राउटर्स और डिफेंस एनालिस्ट की रिपोर्ट्स ये साफ दावा कर रही हैं कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपने सबसे एडवांस्ड लॉन्ग रेंज प्रिसिजन मिसाइल्स और इंटरसेप्टर्स का एक बड़ा हिस्सा कंप्लीटली एग्जॉस्ट कर दिया है, यानी खत्म कर दिया है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनका एडमिनिस्ट्रेशन अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को रीओपन करने और तेहरान के साथ बैक चैनल टॉक्स के जरिए रास्ता निकालने को मजबूर दिखाई दे रहा है। इस पूरे सिनारियो को समझने के लिए हमें फ्रंट लाइन पर ईरानियन रेजिस्टेंस और यूएस मिलिट्री कैलकुलेशंस को गहराई से देखना होगा। राउटर्स और सीएसआईएस की एक्सप्लोसिव रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस आर्मी ने ईरान पर किए गए स्ट्राइक्स में अपने सरफेस टू सरफेस लॉन्ग रेंज मिसाइल स्टॉक्स जैसे ATACMS और नए प्रेसिजन स्ट्राइक मिसाइल्स को वर्चुअली ऑल यानी इन्वेंट्री फायर कर दिया है, इनको खर्च कर दिया है, मिडिल ईस्ट में बची ही नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सेटबैक अटैक में नहीं बल्कि डिफेंस में आया है। ईरान के सोफिस्टिकेटेड ड्रोन स्वॉर्म्स, टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स और एसिमेट्रिक वॉरफेयर टैक्टिक्स के आगे यूएस और उसके एलाइज का एयर डिफेंस सिस्टम स्ट्रगल करता दिखाई दे रहा है। आप समझिए कि कहां एक सस्ते ड्रोन को मारने के लिए भी अमेरिका ने कई अरबों करोड़ों की मिसाइलें छोड़ी हैं। एक सस्ता कुछ $1000 का ड्रोन को मारने के लिए $4 मिलियन का इंटरसेप्टर खर्च हो गया। यानी आप समझिए कि एक ही निशाने से मिसाइलें भी खत्म हुई और पैसा भी अंधाधुंध खर्च हो गया। सीएसआईएस के डिटेल्ड असेसमेंट बताती है कि वॉशिंगटन ने अपने ग्लोबल पैट्रियट इंटरसेप्टर स्टॉकपाइल का लगभग 65% हिस्सा एग्जॉस्ट कर दिया है, जबकि थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स के सिस्टम के इंटरसेप्टर्स का स्टॉक भी 40% से ड्रॉप हो चुका है। यहां तक कि नेवी के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर से दागी जाने वाली टॉमहॉक क्रूज मिसाइल्स का आधा स्टॉक इस वॉर में खर्च हो चुका है। यानी कुल मिलाकर लगभग 70% मिसाइलें खत्म हो गई हैं अमेरिका की। ये नंबर्स इस बात का सबूत है कि तेहरान ने वॉशिंगटन को एक ऐसी प्रोलॉन्ग्ड हाई कॉस्ट अट्रिशन वॉर में खींच लिया है जिसमें यूएस मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स टिक नहीं पा रहा है। ईरान की स्ट्रैटेजी शुरू से ही क्लियर थी। वॉशिंगटन ने चाहे हाई टेक स्टैंड ऑफ वेपन से स्ट्राइक्स किए हों, लेकिन ईरान ने अपने डीप अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज, लोकलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग और रेजिलिएंट डिफेंस नेटवर्क्स के जरिए यूएस एयर सुप्रीमेसी के दावों को खोखला साबित कर दिया है। जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अपना कंट्रोल असर्ट किया और यूएस मिलिट्री बेसिस पर प्रिसाइज काउंटर स्ट्राइक्स किए, तो यूएस फोर्सेस को हर एक चीप ईरानियन ड्रोन या मिसाइल को रोकने के लिए $multi-million पेट्रियट और थर्ड इंटरसेप्टर्स फायर करने पड़े। इसका रिजल्ट ये हुआ कि यूएस का डिफेंस स्टॉकपाइल डेंजरस लेवल्स पर ड्रॉप हो गया है और अब ये इशू सिर्फ मिडिल ईस्ट तक महदूद नहीं रहा है। जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं कि ईरान के खिलाफ इस मिलिट्री मिसकैलकुलेशन ने अमेरिका को बाकी ग्लोबल फ्रंट्स पर कमजोर कर दिया है। यूक्रेनियन बैटलफील्ड पहले से ही हजारों शेल्स खर्च करने के बाद अब ईरान के साथ इस वॉर ने यूएस स्टॉक्स को बॉटम पर पहुंचा दिया है। सीधी भाषा में दर्शकों, अब यूएस के पास बाकी दुनिया में अलग अलग फ्रंट्स पे हमला करने के लिए, सेफ रहने के लिए मिसाइल्स बची ही नहीं है। थर्ड और पेट्रियट जैसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को रीबिल्ड करने में 3 से 5 साल का वक्त लग सकता है। वॉशिंगटन के एक्सपर्ट्स अब ये मान रहे हैं कि अगर इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के साथ कोई टेंशन बढ़ती है तो यूएस के पास कोई मीनिंगफुल डेटरेंट बचा ही नहीं है। और आपको क्या लगता है, ये बात चाइना को नहीं पता होगी? चाइना इस बात का फायदा नहीं उठाएगा। मतलब बिल्कुल साफ है, तेहरान के स्ट्रैटेजिक रेजिस्टेंस ने वॉशिंगटन के ग्लोबल पावर प्रोजेक्शन की हवा निकाल दी। हालांकि व्हाइट हाउस और पेंटागन पब्लिकली अभी भी अपनी वीकनेस छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में दावा किया है कि अमेरिका के पास फार मोर दैन नीडेड फायर पावर है और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाई जा चुकी है। लेकिन मिलिट्री एक्सपर्ट्स जानते हैं कि ऑफिशियल प्रोपेगेंडा और रियलिटी के बीच एक बड़ा गैप है। इतनी हजारों मिसाइलें रातों रात नहीं बना करती हैं। फैक्ट्रीज एक साल में जितनी मिसाइल नहीं बना सकती, ईरान की एसिमेट्रिक डेटरेंस ने उससे कहीं ज्यादा वेपन्स कुछ ही महीनों में एग्जॉस्ट करवा दिए हैं। अब जितने खर्च हो चुके हैं, इनको ही बनाने में 3 से 5 साल लगने वाले हैं।
इसी रियलिटी के दबाव में अब बैकग्राउंड में चालू हुआ है डिप्लोमेसी का खेल। सल्तनत ऑफ ओमान और कतर की मीडिएशन में ईरान और यूएस के बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर सीरियस बैक चैनल नेगोशिएशंस चल रही हैं। ईरान ने साफ कर दिया है कि उसकी सॉवरेनिटी और रीजनल इंटरेस्ट पर कॉम्प्रोमाइज किए बिना कोई एग्रीमेंट नहीं होगा। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जहां से दुनिया का 1/4 क्रूड ऑयल गुजरता है, वहां ईरान के डिसाइसिव कंट्रोल ने वेस्टर्न इकोनॉमीज पर जबरदस्त इकोनॉमिक प्रेशर डाल दिया है। प्रेसिडेंट ट्रंप अब पब्लिकली मान रहे हैं कि डिप्लोमेसी बहुत प्रोग्रेसिव स्टेजेस में है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स के जानकार समझते हैं कि वॉशिंगटन का नेगोशिएशन टेबल पर आना उनकी चॉइस नहीं बल्कि उनकी मजबूरी है। ईरानियन रेजिस्टेंस के जरिए जो क्रिएट हुआ है प्रेशर, उसके बाद ये उनकी कंपल्शन का रिजल्ट है। तो क्या डिप्लोमेसी का ये पुश यूएस मिलिट्री शॉर्टेजेस और ईरानियन डेटरेंस का डायरेक्ट आउटकम है? व्हाइट हाउस चाहे इसे स्ट्रैटेजिक शिफ्ट का नाम दे, लेकिन टाइमिंग सब बयान करती है। जब मिलिट्री प्लानर्स ने व्हाइट हाउस को ये ब्रीफिंग दी कि इंटरसेप्टर्स खत्म हो रहे हैं, ऑयल मार्केट क्रैश हो रही है और वॉर आगे खींचना यूएस के लिए अनसस्टेनेबल है, तो व्हाइट हाउस के पास डी एस्केलेशन के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा। ईरान ने यह साबित कर दिया है कि भ्रांति और हाइप के सहारे चलने वाली मिलिट्री स्ट्रेंथ एक डिटरमिन्ड और स्ट्रैटेजिकली प्रिपेयर्ड नेशन के सामने लंबे समय तक नहीं टिक सकती। अगर ओमान टॉक से कोई रास्ता निकलता है तो ईरान के स्ट्रैटेजिक स्टांस और रीजनल पावर की एक बड़ी जीत मानी जाएगी। तेहरान ने न सिर्फ यूएस मिलिट्री ऑपरेशन की लिमिट्स को एक्सपोज कर दिया है, बल्कि वॉशिंगटन को अपने टर्म्स पर टॉक टेबल पर आने पे मजबूर किया है। आगे आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि क्या यूएस इस मिलिट्री रियलिटी को एक्सेप्ट करके एक फेयर रीजनल फ्रेमवर्क को मानता है, या फिर ये सिर्फ अपनी खोई हुई मिलिट्री इन्वेंटरीज को दोबारा भरने के लिए वक्त खरीदने की कोशिश है। ऐसे में आपको जो भी लगता है, जो भी आपकी राय है कि क्या ट्रंप सच में झुक रहा है, क्या उसकी ये कोई स्ट्रैटेजी है, हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। लेकिन एक बात याद रखिए दर्शकों, ये जो लड़ाई है ये बहुत महंगी पड़ गई है यूएस को, चाहे उनके खजाने खाली हो रहे हों या फिर उनकी मिसाइल्स खत्म हो रही हो। अब इस जंग में बैकफुट पर ईरान नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स और ट्रंप है। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.